आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे ठीक पहले नीतीश कुमार सरकार और केंद्र सरकार जनता पर खूब मेहरबान है। वोटर्स को तोहफे पर तोहफे, तोहफे पर तोहफे मिल रहे हैं। नवरात्र और दिवाली से पहले बिहार वालों की दिवाली हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दरों को लेकर बड़े फैसले किए गए। इसमें जीएसटी की 5% और 18% दो मुख्य स्लैब बना दिए गए। इससे दूध, पनीर, तमाम जरूरी चीजों पर जीएसटी 0 तक हो गया है। त्योहारी सीजन में लोगों को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या? अब सिर्फ बिहार चुनाव से नहीं, कल कई एक्सपर्ट्स थे जो कह रहे थे कि 24 में मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए केंद्र सरकार मिडिल क्लास को भी साध रही है और ये जीएसटी 2.0 है, इसका फोकस मिडिल क्लास ही है। इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। बिहार में जहां एक तरफ पीएम मोदी के मां के अपमान पर घमासान छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म वाला मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें जीएसटी की 2 मुख्य स्लैब बना दिए गए हैं। इससे दूध, पनीर से लेकर तमाम जरूरी चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। यानी त्योहारी सीजन में लोगों को घरेलू काम की कई चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्रिज, बाइक से लेकर कारों तक में बड़ी राहत मिली है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है। रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है। ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा हैं उनको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया गया। बिहार चुनाव से पहले हुए जीएसटी दर में बदलाव से राज्य में नई सियासी बहस शुरू हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया है। जीएसटी में सुधार अभी क्यों किया गया? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या ये फैसला सुस्त आर्थिक विकास, बढ़ता घरेलू कर्ज, घटती बचत, आगामी बिहार चुनाव या फिर अमेरिकी टैरिफ के दबाव में लिया गया है? दरअसल आरजेडी और कांग्रेस लंबे समय से महंगाई और टैक्स बोझ को लेकर एनडीए सरकार को घेरते रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछले चुनाव की तरह इस बार भी महंगाई, रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। अब जीएसटी दर में बदलाव से विपक्ष का ये हमला कमजोर हो सकता है। साथ ही जीएसटी में राहत देने से कारोबारी वर्ग एनडीए के साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकता है। हालांकि ग्रामीण बिहार में जीएसटी दर कमी को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इसका सीधा असर उतना बड़ा नहीं दिखेगा। शहरी मतदाता वर्ग में इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आपने देखा, जहां सरकार इसको कह रही है जीएसटी 2.0 और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत, लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है 2024 को भी सामने रखा जा रहा है कि 240 पर रुक गए। मिडिल क्लास हमेशा पूछ रहा था, नीचे वालों को आपने दे दिया मुफ्त राशन, ऊपर वालों को आप देते रहते, टैक्स रिबेट, कभी कुछ माफी। मिडिल क्लास की हालत क्यों पतली हो रही है? मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? तो क्या ये बड़ा तोहफा? और मुझे याद आता है 15 अगस्त को ही, स्वतंत्रता दिवस पर ही लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वादा किया था कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, उससे पहले आपको मिलेगा दिवाली गिफ्ट। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए, नवरात्रों की शुरुआत में ही ऐलान तो नवरात्रों से पहले हो गया, लेकिन 22 तारीख से लागू होगा, तो नवरात्र का पहला दिन होगा और सौगात दी है मोदी सरकार ने। इंपैक्ट देखते हैं। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ा है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ धीरेन्द्र ताल साहब मुझे नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धीरेन्द्र सर नमस्ते। मेरे साथ यश श्रीवास्तव, जाने माने कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। मयंक सिन्हा पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जेडीयू के, वो भी जुड़ेंगे। साथ ही स्क्रीन पर मुझे आरजू खान साहब नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आरजू भाई नमस्ते, इस्तकबाल कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर आकाश जंदल भाई मुझे नजर आ रहे हैं, उनका भी वेलकम कर रहा हूं। शुरुआत में ताल साहब आपके साथ ही कर रहा हूं। ताल साहब, ये पी चिदम्बरम साहब पूछ रहे हैं, अभी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? अभी क्या जरूरत पड़ गई थी? और कल मैं जब एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भी था
कि 2024 में 400 पार 400 पार 400 पार होना था। मिडिल क्लास बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, तो मिडिल क्लास ने कहा सत्ता तो आपको दे रहे हैं लेकिन थोड़ा खींच कर रखेंगे। ये आपका मास्टर स्ट्रोक है बिहार चुनावों से पहले, या फिर कहीं ना कहीं आप नब्ज पकड़ रहे हैं कि ये जरूरत है वरना दिक्कत और हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सर, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, हम तो कर्म कर रहे हैं, मोदी सरकार कर्म कर रही है, देश के हित में कर्म कर रही है। वाह। और सोचने वाले सोचते रहे ये कर्म क्यों किया, इसका क्या होगा। हाँ। देश के भले के लिए हो रहा है। और चिदम्बरम साहब जिस सरकार में थे, जी। मनमोहन सिंह सरकार में, हाँ। वो मनमोहन सिंह सरकार थी जो वॉलमार्ट को लेके आई थी और उन्होंने कमिट किया था कि इससे जो रिटेल है उस पर कोई असर नहीं होगा। और एक स्टेटमेंट उनकी जो आज मेरे ध्यान में आती है जी। कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, मैं पैसा कहां से दूं, मुझे तो आप ही से लेना है। हाँ। ये ऐसा कौन सा मनी प्लांट मोदी जी ने लगाया जिसपे पैसा लग रहा है और वो जनता में बांट रहे वाह। हैं। देखिए, पहले जब बजट आया तो किसी ने जो मांग थी वो भी 10 लाख तक की मांग थी लोगों की, कि 10 लाख हम कहेंगे कि 10 लाख तक हमें माफ कर दो टैक्स। तो बहुत तो सरकार शायद 8 करेगी। वो जो कि तोप का लाइसेंस मांगो तो पिस्तौल का मिलेगा। यहां 12 लाख तक माफ कर दिया। 1 लाख करोड़ उसमें रेवेन्यू जो था इंपैक्ट हुआ, वो कहां सरकार को नहीं गया, ये सब एक बात है, लेकिन आम जनता की जेब में वो रेवेन्यू रहा। सिमिलरली ये जीएसटी से माना जा रहा है कि करीब 48,000 करोड़ का रेवेन्यू इंपैक्ट होगा। तो वो जनता की जेब में रहेगा, जनता के लिए खुशहाली लाएगा। और मोदी जी ने कहा था, जैसे आपने कहा कि प्राचीर से कहा था कि मैं दिवाली पे आपको गिफ्ट देने वाला हूं, और दिवाली से पहले गिफ्ट आ गया। ये मोदी जी ही हैं जो जनता से मांगते नहीं, जनता को देते हैं, देने वाली सरकार है। तो ये मोदी जी ने करके दिखाया। उससे पहले आ रहा हूं आरजू सर। हाँ, आपका ओपनिंग आ गया। धीरेन्द्र सर, एक बार ओपनिंग ले लूं, फिर ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। आरजू भाई, आपको आप भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। देखिए, रोजमर्रा की चीजें तो आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। कुछ चीजें बेहतर हो रही है तो तारीफ कर दीजिए। हालांकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आरजेडी तो बार बार कह रही है कि बिहार के चुनावों में महंगाई की हुई बहुत मार। अब हम कैसे कहें एनडीए सरकार, कैसे कहें नीतीश कुमार। तो अगर आप तारीफ कर देंगे तो आपका ये महंगाई वाला जो फैक्टर है कमजोर पड़ जाएगा शायद। अनम्यूट कीजिए आरजू भाई। आरजू भाई, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, मैं सब कुछ करूंगा। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाजपा कर्म कर रही है, तो इतने सालों से आपको कर्म कर रहे थे, ये आपने मान लिया। क्योंकि आप एक ऐसी वाहिद सरकार थे जिसने दूध, दही, पनीर, छेना पे, खाने की चीजों पे, दूध के बच्चे पे भी जीएसटी लगाया था। दूध आपने जीएसटी लगाया था। आरजू भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी 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 जी, वही मैं कह रहा था कि आप इतने दिनों से कुकर्म कर रहे थे। तो ये कंफर्म हो गई थी बातें कि आप कुकर्म कर रहे थे, क्योंकि आप पहली ऐसी वाहिद सरकार थे जिन्होंने दो बच्चों के दूध पे, पनीर, छेना, दही, मक्खन, सब चीजों पे आपने जीएसटी लगाई थी। और हम तो विपक्ष देश का चिल्ला चिल्ला के सदन में कह रहा था, आपने तो कफन पे भी टैक्स लगाया साहब, वो कफन का टैक्स कब हटाइएगा। आपने जो शिक्षा, जिससे एकमात्र शिक्षा जो कि आपने महंगी कर दी है, कॉपी कलम किताबों पे भी आपने टैक्स लगाया है, आप बता दीजिए उस पे कब हटा रहे हैं। यानी कि देश का विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा था तो आप कुकर्म कर रहे थे। अब आपको जब इलेक्शन आता है तो वो सारे कुकर्म धोने के लिए कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक। और जब देश का विपक्ष संसद के अंदर चिल्लाता है तो आप कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं, आपको सुनाई नहीं देता है। तो ये विपक्ष की ताकत है, समाजवाद की ताकत है, जो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की जीत हुई है। यही ना, क्योंकि राहुल गांधी जी भी पहले कह चुके थे क्या स्लैब है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। यानी विपक्ष की बातें सुन रही है सरकार, राइट? एकदम कान पकड़ के विपक्ष करवा रही है इनसे। चलो, कम से कम वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा कि मोदी सरकार तानाशाह है। आरजू भाई, सुन रही है विपक्ष तानाशाह। अब बताइए ना, देश का विपक्ष इतना मजबूत है, कान पकड़ के इनसे करवाता है, ये समझते क्यों नहीं है? मुझे यश भाई भी नजर आ रहे हैं। आरजू भाई, एक ओपनिंग सबका हो जाए। मैंने आपको 2 मिनट दिए नॉन स्टॉप, एक बार ओपनिंग सबका हो जाए, उसके बाद ही प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए खोल दूंगा। यश भाई मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे आकाश जिंदल साहब नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आप दोनों को नमस्ते कर रहा हूं। यश भाई, मैं आ गया आपके पास। यश भाई, प्लीज आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या बताती थी, सबको पता ही है, गब्बर सिंह टैक्स। अब कुछ बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, अभी भी ये गब्बर सिंह टैक्स ही है। अच्छा। और अब ये दूसरे तरह का गब्बर सिंह है। बताइए। अब ये गब्बर सिंह क्या कर रहा है कि इसको रामगढ़ से सीधे सीधे लगान नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन खेतों में क्या उगेगा क्या नहीं उगेगा वो यही गब्बर सिंह तय करना चाहता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ जी। बहुत सारी चीजों पर इन्होंने 40% टैक्स लगाया है। उसमें कुछ चीजें नशे
से जुड़ी हुई हैं, Tobacco जो product, आबकारी के alcohol हो अंतर्गत गया, आती हैं, yes. वो सब की हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने बड़ी गाड़ियों पर भी 40% टैक्स लगाया है। हाँ। ये वो सरकार है जो एक गाड़ी है जो बहुत ज्यादा चलती है मार्केट में, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि 1 लाख रुपए शोरूम कमाता है, 1.5 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर कमाता है, 15-20 लाख रुपए टैक्स का ये कमाते हैं। हाँ। ये वो लोग हैं। इन्होंने अभी 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पे 40% टैक्स लगाया है। यानी देश के जो मोटरसाइकिल निर्माता ये सोचते होंगे कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिव मार्केट आए, हम भी बड़ी मोटरसाइकिल बनाए, हम भी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, BMW मोटरराड है, कावासाकी है, KTM है, इटालियन ब्रांड्स हैं, यूरोपियन ब्रांड्स हैं, ब्रिटिश ब्रांड्स हैं, नॉर्टन आने वाला है। उनके सामने हम अपना कोई प्रोडक्ट खड़ा करें तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 40% तो ये खा जाएंगे। और ये सब तमाशा तब हो रहा है जब आज ही इनके मिलावटी पेट्रोल का खुलासा पवन खेड़ा जी ने किया। ये 20% एथेनॉल मिला के पूरी कीमत वसूल रहे हैं उस तेल पे जो ये रशिया से सस्ता खरीदते हैं इल्लीगल। तो इनके दोस्त कमाते हैं पैसा, इनके गडकरी जी के पुत्र कमाते हैं साल में 17 करोड़ से सीधे 500 करोड़। यस, मिडिल क्लास के लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मिलावटी पेट्रोल पे पूरा पैसा देती है मिडिल क्लास को। तो कोई फायदा हुआ नहीं का हुआ? जो नौटंकी है ना रोहित भाई, ये जीएसटी की जो नौटंकी है इनकी, ये सब टेम्परेरी है। मैं तो ये सोच रहा था यश भाई कि आज आप आओगे तो ये बोलोगे कि राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये सारी बातें कही थी, क्योंकि वो टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर बार बार बोलते रहे। मैंने उनके कई बयान पढ़ लिए, मुझे लगा शायद सरकार ने उनको सुन लिया होगा। आज आप इनको कांग्रेचुलेट करोगे कि अच्छा किया आपने राहुल जी की बात मांग ली। अब तो आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। कांग्रेचुलेट तो हम इनको करेंगे और पूरा देश करेगा। कब? जब इनकी चोरी की सरकार जाएगी तब इनको कांग्रेचुलेट करेंगे कि अब आराम से बैठिए, बर्बादी बहुत कर चुके हैं, अब आराम से बैठ के आप तमाशा देखिए। ठीक है, तब इनको पूरा देश कांग्रेचुलेट करेगा। ठीक है यश भाई, ओपनिंग आ गया। एक बार आकाश जिंदल जी के पास में हुआ हूं, वो आखिरी गेस्ट है मेरे साथ इस पैनल के, तो उनका मैं ओपनिंग ले लूं। आकाश सर नमस्ते कर रहा हूं फिर से। आकाश सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? नमस्कार आकाश जी, प्लीज मुझे बता दीजिए, अब मैंने कांग्रेस से पूछा कि आप तो इसको कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वादा किया प्राचीर से लाल किले की कि गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट मिला देश को? जी हाँ, देखिए कांग्रेस का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमारी सम्मानित देश की अपोजिशन पार्टी है। देश को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट मिला है, बहुत बढ़िया गिफ्ट मिला है। मिडिल क्लास को जो गिफ्ट मिला है, खासकर नवरात्रि और दिवाली के टाइम, जिस समय शुभ माना जाता है परचेजिंग करना, अब मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस है, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी कर पाएंगे। घर के लिए नया LED लेके आना है, बिटिया के लिए नया 2 व्हीलर लाना है, नई गाड़ी लानी है, वो सब एस्पिरेशन। मैं तो कह रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस लेना वो भी जीरो हो गया, लाइफ इंश्योरेंस लेना वो भी जीरो हो गया। जी जी, मिडिल क्लास हमेशा जो है स्ट्रगल करता है अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। वो खर्चे कम करने की कोशिश करता है और कमाई बढ़ाने की, तो उसके खर्चे कम हो जाएंगे और दिवाली उसकी खुशियों भरी हो जाएगी, जगमग भरी हो जाएगी। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या होगा, अब हिंदुस्तान एक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने कैलकुलेशन की है कि इससे जीएसटी कलेक्शन भी कम नहीं होगी। मैं आपको उसकी डिटेल भी दे सकता हूँ पूरी वर्किंग। क्या होगा कि इससे क्या वॉल्यूम इतने जनरेट हो जाएंगे कि जो जीएसटी के पोटेंशियल लॉसेज हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे। वैसे भी 40% का एक तीसरा स्लैब है जो कुछ हद तक लॉसेज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो सबसे पहले तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एक बहुत प्यारा दिवाली गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी के लिए जीडीपी बूस्टर हो जाएगा, नौकरियां मिलेंगी युवकों को, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तीसरा, जो टैरिफ लगे हुए हैं, टैरिफ की वजह से पिछले 1 महीने से लगातार मैं ग्लोबल और डोमेस्टिक चैनल्स पे चर्चा कर रहा हूं कि उसकी वजह से शायद जो हमें एप्रीहेंशन है कि जीडीपी ग्रोथ कहीं कम ना हो जाए, जॉब लॉसेज ना हो जाए। अब अगर होते भी हैं तो ये जो जीएसटी का नया स्लैब है उसे न्यूट्रलाइज करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ले आएगा। तो मेरे हिसाब से एक तरफ मिडिल क्लास को बहुत बढ़िया दिवाली गिफ्ट है। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। दूसरा जो है, इकोनॉमी को बहुत बड़ी बूस्टर डोज है। तीसरा जो है, टैरिफ्स के जो पोटेंशियल नेगेटिव थे उसको एरेडिकेट कर देगा। तो मेरे हिसाब से एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। देखिए, जीएसटी आज की तारीख में एक कामयाब टैक्स है और मैं डेटा के बेस पे बात करता हूँ। अप्रैल 2025 में 2.36 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो कि एक वंडरफुल नंबर था। ठीक है। और इसमें जो है देश की जनता का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं जनता को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जनता को इसका जो फायदा मिलना चाहिए, जनता की महंगाई कम होनी चाहिए। देखिए, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी
तो जो बेटा इंजीनियरिंग करके आया हुआ है उसको 2 लाख की नौकरी मिल जाएगी, परिवार की कमाई बढ़ जाएगी, उधर परिवार का खर्चा कम हो जाएगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशइंदल.in ने 10 सेकंड और लूंगा, एक कैलकुलेशन की है जो सबके लिए यूजफुल होगी। एक अगर एवरेज हाउस होल्ड जो है, मान लीजिए 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और खर्चा उनका 1 लाख का है, भोजन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, या जो कोई बाइक लेनी है उसकी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो वो जो है 1 लाख रुपए का खर्चा अब 6,500 कम हो जाएगा। अब ये जो 6,500 है उस हाउस होल्ड के लिए बहुत प्यारा है, क्योंकि उससे वो पिकनिक पे जा सकते हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, मल्टीप्लेक्स में जा सकते हैं, कुछ शॉपिंग और कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए ये बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री ने इस तोहफे का जिक्र भी किया था। मैं वापस आऊंगा आकाश सर, एक बार ओपनिंग सबकी हो गई, अब ये प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। धीरेन्द्र सर मैं वापस आपके पास आ गया, आकाश सर वापस आऊंगा आपके पास में। धीरेन्द्र सर प्लीज आप मुझे बताइए ना, अभी आपने यश को भी सुना, यश बहुत स्माइलिंग भी है और ये सवाल भी पूछते हैं। यश यही तो पूछ रहे हैं, कांग्रेस यही तो पूछ रही है, पी चिदम्बरम साहब यही तो पूछ रहे हैं, अभी क्या जरूरत पड़ गई थी? बिहार चुनाव सामने है, यही है सच्ची बात, फिर बंगाल चुनाव है, यही सच्ची बात, फिर 26 में तमिलनाडु जाएंगे, यही है सच्ची बात। मतलब आम लोगों से लेने देना नहीं है, पॉलिटिकल टाइमिंग होगी तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी, इसीलिए तो हमने उनको इतनी बार कहा है कि एक बार में हम एक ही चुनाव कराएंगे, ये वो भी नहीं मानते। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यस। हिंदुस्तान में तो कोई ना कोई चुनाव चलता रहेगा, तो क्या ये जो जीएसटी का सब कुछ इतना बड़ा रिलीफ दिया है, इतना बड़ा बेनिफिट दिया है, सिर्फ बिहार के लिए दिया है या सारे देश के लिए दिया देश है? के लिए। तो वो उसका ये कहना बिल्कुल। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि जी आरजू भाई कह रहे थे कि जी आप कॉपी पर कब कम कर रहे हैं, वो शायद देखना भूल गए, कॉपी पे 0 हो गया है, तो वो शायद मिस हो गया उनसे, तो उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब तो मुझे विश्वास है कि जब आप अगला उनको मौका देंगे वो थैंक यू बोलेंगे कि जी मेरी इच्छा थी 0 हो जाए, उन्होंने आपने 0 किया, थैंक यू सो मच। सो इससे ज्यादा जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इवन एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हो, ड्रिप इरिगेशन को, ट्रैक्टर को, और सारे जो मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट हैं सब पे जीएसटी कम किया गया, ताकि भारत का किसान उठ खड़ा हो। और दूसरी तरफ टैरिफ पे भी पूरे डट के मोदी जी खड़े हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैं अपने किसानों का जो हित है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है। और लेकिन यहां चिंता, अब यश भाई को चिंता यह है कि वो जो इटली वाला मोटरसाइकिल वाला है वो आना चाहता है, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि वो इटली वाला है, उसके लिए चिंता हो रही है यश भाई को, क्योंकि वो कुछ कहीं ना कहीं है। अब हमेशा कांग्रेस जो है वो 350 से ऊपर सीसी वाले के लिए 40% के लिए क्यों लड़ती है? जो आम जनता है जिसके लिए मोदी जी कुछ कर रहे हैं, उनके लिए इतना कुछ दिया जा रहा है कि उनकी जेब में पैसा आए, और वो भी प्लान्ड है कि वो पैसा आएगा। तो जैसा जिंदल जी ने कहा कि एक अपवर्ड स्पाइरल, एक कंजम्पशन इकोनॉमी आएगी, या तो सेव करेगा तो बैंक में डालेगा तो इंडस्ट्री को मिलेगा, नहीं तो कंजम्पशन होगी। कंजम्पशन होगी तो एक बार फिर जो इकोनॉमी है स्टिमुलेट होगी। और जो इन्फ्लेशन की बात हो रही कि जी महंगाई चिल्लाते थे, आपने भी कहा महंगाई चिल्लाते थे, महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन इज एट 8-year लो, और ये जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद में 1% और ड्रॉप कर जाएगी। एंड दी ड्रॉप इन इन्फ्लेशन जो है वो फूड लेड है, फूड लेड है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ती हो रही हैं। तो इस बार आरजेडी के पास कुछ नहीं है कहने को, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है कहने। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना वो थैंक यू बोल दे, आप भी थैंक यू बोल दो। आरजू भाई कह रहे हैं कि विपक्ष ने तो बताया, विपक्षी तो आपको सही राह पर लेकर आ रहा है, उनकी बातें आपने सुन ली। 10 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए यश भाई, देन यू हैव टू जॉइन इन। नहीं, जो भी देश ऐसा है, कहीं पे भी देश बात करेगा, हम तो थैंक यू बोलने को तैयार हैं। अब देश का अंतर करते नहीं। मैं इनको बता देता हूं कि मैंने इटली से पहले जर्मनी और जापान की मोटरसाइकिलों के बारे में बात की थी, और जापान से रिश्ता तो इनके मंत्री जी का भी है, तो सोच समझ के बात कीजिए, हम जवाब देंगे अच्छा नहीं लगेगा। मुद्दा ये है कि जिस महंगाई का ये एहसान बता रहे हैं कि बड़े भैया इनके मोदी जी जो खुद 40 साल तक भिक्षा मांग के खाते थे, उन्होंने कुछ दे दिया देश को, ऐसा कुछ नहीं है। पहले इन्होंने देश की महंगाई बढ़ाई, जिन चीजों पर टैक्स नहीं था उन पर टैक्स लगाना चालू किया, और अब इनके दोस्त के बनाए हुए फर्जी फैशन वेबसाइट्स की तरह साल भर महंगा बेचने के बाद अचानक इनकी सेल चालू हुई। अच्छा, उसी चीज पे पैसा बढ़ा के लिख देते हैं और काट के दूसरी एमआरपी लिख देते हैं। ये कर रही है बीजेपी। ठीक है। तो ऐसा है कि हमें दिख रहा है कि आप मिलावटी पेट्रोल से कितना पैसा खा रहे हैं, आप देश के पावर सेक्टर से कितना पैसा तो आ गए, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन यश आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, ताल सर भी स्क्रीन पर रहेंगे। यश प्लीज आप ही बोलिएगा, मैं बस एक चीज पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं ना इस शो के बाद सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाए जनता के सामने।
यश, कांग्रेस ही तो आरोप लगाती थी बीजेपी पर कुछ वक्त पहले तक कि कुछ चुनिंदा व्यापारियों के लिए ही फायदे हो रहे हैं, कुछ चुनिंदा व्यापारियों के लिए ही फायदे हो रहे हैं, अमीरों के लिए काम हो रहा है, मिडिल क्लास को इग्नोर कर रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है। अब मिडिल क्लास के लिए कर तो दिया, दूध के उत्पाद हो गए, घी मक्खन हो गया, दवाइयां हो गई, टूथपेस्ट हो गया, ये सारी लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं, लेकिन आकाश जी बैठे हैं इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप बोलिए ना, आप कहते थे पहले कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने में लगे हैं, मिडिल क्लास का खून चूस रहे हैं, अब मिडिल क्लास को राहत दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं अब इन्होंने 40% वाली स्लैब ला दी है। तो ये लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कांग्रेस की लाइन से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि ये महंगाई बढ़ाने वाले भी तो यही हैं। अच्छा, क्या पहले दूध पर टैक्स लगता था? मतलब टैक्स लगाया नया, उसके बाद वो टैक्स हटा दिया तो हम एहसान माने कि वाह 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 वाह, आपने टैक्स हटा दिया। 28% का स्लैब लाया कौन था? और ये 40% की नोटंकी कौन लेके आया अभी? चलिए, ये 350 सीसी की मोटरसाइकिल से मुझे एलिटिस्ट बता रहे हैं, इनसे पूछिए ना। मैंने अभी एक औद्योगिक प्रश्न उठाया था कि हमारे देश के मोटरसाइकिल निर्माता या कोई भी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर या एंसिलरी वाले कैसे वर्ल्ड मार्केट में compete करेंगे अगर उन्हें अपने देश में ही सामान बेचने को नहीं मिलेगा? किसके लिए वो इंजीनियर लगाएंगे, किसके लिए R&D करेंगे कि दुनिया के सामने खड़े हो? क्योंकि 40% का ठप्पा लगा रखा है आपने, उसको सिन टैक्स नाम दिया है पूरी दुनिया में। तो इस तरह की बैजिंग आप करेंगे, यानी जो 40% वाली गाड़ी खरीद रहा है वो पाप कर रहा है। आपकी जेब से तो नहीं ले रहा पैसा, लोन लेता है, ब्याज भरता है, टैक्स भरता है, गडकरी जी की फर्जी सड़क पे जाके गड्ढे में उचकता भी है और टोल भी देता है। कौन होते हैं आप टैक्स को सिन नाम देने वाले? ठीक, हर चीज में एहसान बताना, स्टॉकहोम सिंड्रोम का रिलेशनशिप बना रखा है पूरे देश को। नहीं, यश भाई जो बात कह रहे हैं ना, ताहिर सर आप समझ रहे हैं यश भाई क्या कह रहे हैं? यश भाई कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जाओगे, पहले क्या था, मिठाई खाओगे तो उसका अलग टैक्स है, उस मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉइल लग गई, ईटेबल फॉइल लग गई, उसको खाओगे अलग स्लैब है। यश भाई का आरोप है पहले आपने ही बढ़ा दिया, फिर सेल वाले सीजन में 10% कम करके आप कह रहे हैं तालियां बजवाओ, ये बड़ा तोहफा दे दिया। इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन अब मैं चाहूंगा आरजू भाई और आकाश जिंदल जी आ जाए। आकाश सर, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आकाश सर, प्लीज। ये देखिए, ऑपोजिशन का मैं पूरा सम्मान करता हूं और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बताना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में सिर्फ बीजेपी मेंबर नहीं है, जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट्स भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट की वोट भी हैं। ठीक है। आज कांग्रेस, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो कर्नाटका में है, हिमाचल में है, तीसरी शायद तेलंगाना में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर तो ये भी हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने ये चीजें अब अप्रूव की हैं, पहले अप्रूव की थी। तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे चाहे क्रेडिट या डिस्क्रेडिट दे सकते हैं, ये तो जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव दिया है। जीएसटी काउंसिल के मेंबर तो जो हैं, इनकी स्टेट्स के मिनिस्टर भी हैं। तो जीएसटी काउंसिल का एक कलेक्टिव डिसीजन है। तो ये बीजेपी का डिसीजन कैसे हो गया? तो ये एक मेरा क्वेश्चन है, जनता का। यस सर, कुछ ऑडियो में दिक्कत है आकाश भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। आरजू भाई प्लीज आप आ जाइए, प्लीज मुझे बताइए ना, आपको क्या लग रहा है कि ये सुधार है कि नहीं है, या फिर चुनावी स्टंट है बस? आरजू भाई। सुधार है, आप ही बताइए ना। इस आजाद भारत में तो पहली बार ऐसा हुआ ना कि बच्चों के दूध पर भी जीएसटी लग गए, कफन पे भी जीएसटी लग गए। ठीक है। और हम चिल्लाते रहे संसद में, उस बात को मैं दोहराता हूं। अच्छे, आपने तो कह दिया, ये लगाती है सरकार, फिर उसको खत्म करती है और दूसरे चीजों पे 40% एक्स्ट्रा बढ़ा देती है। ठीक है। यानी कि एक तरफ इलेक्शन के वक्त में नाटक करती है दिखावा करने का, और दूसरी तरफ 40% बढ़ाती है। मैं पूछता हूं, वो जो पहले जो गैस सिलेंडर घरों में 450-500 का मिलता था, अभी देने में ये असक्षम क्यों है? ये जो रिफाइंड तेल था, जो आपको रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल था, जो 120 रुपए 140 रुपए लीटर मिलता था, आज 200-250 रुपए में क्यों मिलता है? इसका जवाब कौन देगा? क्या त्योहारों में पकौड़े नहीं तलोगे क्या घरों में? नहीं आरजू भाई, आप भी कंक्लूड कीजिएगा, आगे आप ही बोलिएगा। आप अब बिहार में चुनाव भी सामने ही है ना, बिहार में क्या कुछ डाइवर्सिटी है, क्या कुछ डेमोग्राफी है, कितना उससे ऊपर है, कितने नीचे हैं? यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार पहले कंबल दान करती है और फिर उसको छीन लेती है, ये ऐसे ही है। इन्होंने दूध पे, पनीर पे, छेना पे, हर चीजों पे इन्होंने टैक्स लगाया। देश की वाहिद ऐसी पहली पार्टी है जिन्होंने इन चीजों पे लगाया। कॉपी पे, किताब पे, पेन पे, कफन पे लगाया। अब उसको इलेक्शन के वक्त में 5% स्लैब में लेके आते हैं। तो आरजू भाई रिलीफ नहीं है, अभी रिलीफ नहीं है। और मैं कहता हूँ वो गैस सिलेंडर, वो जो पेट्रोल डीजल जो बिहार में जो सबसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से जो महंगा मिल रहा है, वो बोर्डिंग होर्डिंग जो थे, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये सब झूठा क्यों है? इन सब चीजों पे कैसे बातें होंगी? वो रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वो जो घरों में जो गृहणियां जो
महंगाई से जो झेल रही हैं, हाँ। जो समोसे और पकौड़े जो तल रही हैं, वो कैसे तलेंगी, इस पे भी नहीं बातें होंगी। इसी सरकार ने लगाए थे ना। ये सरकार ऐसी सरकार है कि पहले खून देती है, बाद में उस खून को डबल डोज में वापस लेती है। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, देखिए आप कह रहे हैं ना, देखिए कुकिंग ऑयल, जैम, चॉकलेट, नूडल, प्रोसेस फूड, चश्मे, जूते, मोमबत्ती, ये 12% के स्लैब में थे, अभी आ गए हैं 5% के स्लैब में। Isn't it a big यही तो मैं relief? कह रहा हूं ना, यही तो मैं कह रहा हूं ना। इस सरकार ने पहले लगाए, साल 2 साल लूटा, उसके बाद आनंद फानन में इलेक्शन में कम करती। इस सरकार का क्या यकीन करें कि अरे पहले तो हम सोचते थे बस कि पेट्रोल ही कम हो रहा है, डीजल ही कम हो रहा है चुनावी सीजन में, अब तो पूरी कुकिंग ऑयल से लेकर एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ ला रही है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक जगह पे ले आए। आकाश सर, आपकी आवाज चली गई थी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आकाश सर। यश, फिर आ रहा हूं जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, विपक्ष का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पूरे सम्मान पूर्वक इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग जीएसटी काउंसिल के मेंबर नहीं है? देखिए, जीएसटी काउंसिल में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां स्टेट गवर्नमेंट्स भी है। तो कांग्रेस जो है आज कर्नाटका में है, हिमाचल में है और तीसरा शायद तेलंगाना में है, 3 स्टेट्स में है, शायद किसी और में भी हो। तो ये भी तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं। अगर पहले जीएसटी बढ़ाया गया था तो ये उसका हिस्सा थे। कल भी जो जीएसटी काउंसिल जिसने अप्रूव किया ये भी उसका हिस्सा है। तो इन चीजों का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट तो सारी जो है समूची पॉलिटिकल क्लास जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं उनके ऊपर आएगा। अकेली बीजेपी ना तो इसका क्रेडिट ले सकती है, ना ही डिस्क्रेडिट ले सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज की तारीख में देखा जाए तो इसमें जो आज यूएस ने टैरिफ लगाए हुए थे, यूएस के टैरिफ से जो हमारी इकोनॉमी की एप्रीहेंशन थी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, वो एप्रीहेंशन हमारी दूर हो जाएंगी। मैं आपके सामने पूरी कैलकुलेशन देता हूं, इससे जीडीपी ग्रोथ 0.8% बढ़ जाएगी। ये कैलकुलेशन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in, कहे तो पूरी डिटेल दे दूंगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, यूथ की सैलरी बढ़ जाएगी। जब सेल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। तो इसमें तो देश जो है बहुत फायदा हो जाएगा। और स्टेट्स में भी जहां तक है, जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उसमें भी इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जब वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी यूथ को, तो इनका यूथ जो है इनकी स्टेट में इनका धन्यवाद करेगा। तो मेरे हिसाब से मात्र बीजेपी नहीं, पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास को इसका फायदा मिलेगा, देश के आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, जब यूएस ने टैरिफ लगाया तो टैरिफ पूरे देश पे लगाया है, वहां हमें देखना पड़ेगा, हमें एकजुट होके उसका कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, जीएसटी आज ये तो माना जाएगा ना कि एक बहुत कामयाब टैक्स है। मैं तो डेटा दे रहा हूं, अप्रैल का जो है कलेक्शन 2.36 लाख करोड़ का है। जहां तक ये है कि क्या बीजेपी ने काम किया है कि नहीं, उसके लिए भी मैं डेटा दूंगा। 10 सेकंड मुझे चाहिए होंगे, काफी देर से वेट कर रहा हूं। आज देखिए जीडीपी ग्रोथ का डेटा है क्वार्टर का 7.8% का। मैं विपक्ष को पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, आप 192 कंट्रीज हैं, बाकी उसमें से कोई भी चुन लीजिए, अमेरिका, जर्मनी, चाइना, क्या कोई भी हमारे बराबर ग्रो कर रहा है? अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ बता दूं, जनवरी टू मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। जर्मनी जो दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है वो, और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2023 और 2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। यूके ने सितंबर और अक्टूबर 2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। जापान ने जनवरी टू मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो विपक्ष को पूरे आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आप 192 में से कोई भी कंट्री चूज कर लीजिए पिछले 5 साल में, क्या किसी ने इंडिया के बराबर तरक्की की है? आप देखिए तो डेटा है, और ये डेटा आकाश जी आप वेट कर रहे थे ना, आप ये कह रहे हैं ना मैं वेट कर रहा हूं। I'll give you 30 more सेकंड, लेकिन प्लीज मुझे आप बता दीजिए, विपक्ष तो कह रहा है 7.2 के साथ भी दिस इज द डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी ने कहा ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, वो भी इसको आगे एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये जो जीएसटी 2.0 है, ये देश के लिए जरूरी है कि नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि नहीं है? 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। यश, आई एम कमिंग टू यू उसके बाद 30 सेकंड बस। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई 1000 करोड़ का इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए फायदा है, चाहे मेरा वो भाई है जो रिक्शा चला रहा है जो जीएसटी नहीं देता उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो कंजम्पशन करता है। जब वो मेहनत करके रिक्शा चलाता है, उसके बाद 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदता है, वो सस्ता हो जाएगा, उसकी कंजम्पशन जो है उसके खर्चे कम हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति को, चाहे मेरी वो बहन है जो पार्ट टाइम घरों में काम करती है, चाहे कोई 1000 करोड़ का इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं आकाश जिंदल ये मानता हूं सबकी लाइफ आसान हो जाएगी इससे, सबको फायदा हो जाएगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से दिस इज डेफिनेटली अ सूटेबल प्रोपोजल। आई कैन गिव यू द डिटेल्ड नंबर्स हाउ ईच एंड एवरी मंथ जीएसटी कलेक्शन is not going to get diluted because of this. I can also give you the number how income tax collection would swell because of this. I can also give you the number how ये सारी रिपोर्ट्स में लूंगा और अपने शोज में जरूर चलाऊंगा।
मैं आ रहा हूं यश, नाउ यू हैव टू रिएक्ट। यश प्लीज बताइए ना, आज तो देखिए आप लोग तो बहुत समझदार व्यक्ति है, मेरे पैनल में आते हैं, मेरा सौभाग्य है, आकाश जी आते हैं अच्छी बातें करते हैं, यश भाई आते हैं अच्छी बातें करते हैं। आज तो मेरी मम्मी कह रही थी, मेरी मम्मी खुश थी कि दूध भी कम हो जाएगा, घी भी ठीक हो जाएगा, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे हो जाएंगे। होता है ना, माँ को बड़ी चिंता होती है कि हमारा बेटा देखो कमजोर हो रहा है, उनको नहीं पता मैं डाइटिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरी माँ कह रही है कि तुम कमजोर हो रहे हो, अब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में बनाऊंगी, तुम्हें खाने हैं, दूध भी कम हो रहा है, दूध भी पीना है। तो मेरी मम्मी तो खुश है। लेकिन यश, जो बातें यहां पर आकाश जी ने कही, 7.8% पहली तिमाही के रिजल्ट जीडीपी के, स्टिल इट्स अ डेड इकोनॉमी। रोहित, मैं भी कुछ नंबर्स दे देता हूं बिना किसी फर्म गो अहेड प्लीज। जो जीएसटी काउंसिल है उसके 33 सदस्य हैं। हाँ। इन सदस्यों में 2 केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जिनका अकेले का वोटिंग वेटेज 1/3 है, 33.33%। इसके बाद जितने लोग हैं, इनका सबका बराबरी से 2.25% के आसपास वेटेज बैठता है। हाँ। उसमें से 17-18 तो इनके बीजेपी वालों के हैं, बाकी एनडीए वालों के और हैं, थोड़े बहुत हमारे हैं। तो यहाँ पे इनकी वो बात खत्म हो जाती है कि जीएसटी काउंसिल में हमारे मेंबर नहीं है क्या। इससे सिद्ध हो जाता है कि 1/3 प्लस वो 17-18 लोग मिलके पहले इन्होंने महंगाई बढ़ाई, उसके बाद अभी हम पर एहसान जता रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, जीएसटी कलेक्शन अच्छी बात होती यदि उसका फायदा हमें जनता को मिलता हुआ दिखाई देता। 2 साल से हिमाचल में बाढ़ आ रही है, आपदा है, एरियर्स अटका हुआ है, फ्लड रिलीफ का पैसा ढंग से रिलीज नहीं किया गया है, उल्टे उसके बाद अभी उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू सब जगह स्थिति चिंताजनक है। और कम से कम पंजाब के बारे में खबर आ चुकी है कि हम अभी फ्लड रिलीफ के लिए बात कर रहे हैं। पैसा तुरंत डिस्पर्स होना चाहिए, लेकिन पैसा डिस्पर्स होके जा कहां रहा है? तो कभी गडकरी जी का कुछ खुल के आता है, कभी अडानी जी का कुछ खुल के आता है। इनको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से लेकर और इस एथेनॉल के नियम कानून तक हर चीज में रेगुलेशन में रिलीफ देके देश का पैसा इनके लिए लगवाया जाता है और देश की महंगाई बढ़ती जाती है। ये चाहे कुछ भी आंकड़े दे दें, लेकिन सच ये है कि आपको सड़क पर असली दुनिया में गरीबी बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और इनके तमाम वादे जो हैं, तमाम बातें बेकार हैं। तो मैं फिर से बोल देता हूं, जैसे कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वो भी इनके दोस्तों की बनाई हुई हैं, वो साल भर 50 रुपए के रुमाल को 600 रुपए में बेचेंगे और उसके बाद सेल डिक्लेयर करके 599 काट के वहां पे लिख देंगे 125। और आप खुश हो जाएंगे कि वाह वाह, चलिए साहब बहुत बढ़िया, हमने तो 80% डिस्काउंट में ले लिया। ये हालत है देश के साथ। इन्होंने एक फ्लैश सेल करी है और ये पक्का है कि जैसे ही इनको बिहार चुनाव में, अगर जो कि अब होगा नहीं, अगर इनको राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर दिखने लगती तो ये टैक्स के रियायत आपको बिना बताए चुपचाप गायब कर दिए जाते या जाएंगे। लेकिन उससे पहले यानी अगले 4-6 महीनों में इनकी वोट चोरी की सरकार जाएगी। ठीक है, ठीक है। ताल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ताल सर, देखिए जो सवाल यश ने पूछा ना, मैं क्या करूंगा अपने सवाल पूछ के, आप लोगों के बीच में चीजें आ जाएं। आप लोग सदन में भी आसपास बैठते हैं, टीवी डिबेट्स में भी आसपास बैठते हैं। ताल सर प्लीज मुझे बता दीजिए, जो सवाल यहां पर यश ने उठाया कि सड़क पर निकलो तो गरीबी बढ़ रही है, बिहार को सामने रख लेता हूं, बिहार को सेंटर में रख लेता हूं। ग्रामीण बिहार में आपके इन जीएसटी का फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा? ग्राउंड रियलिटी वही रहेगी जो हम टीवी डिबेट्स में बात कर रहे हैं? नहीं जी, वो यश भाई को वही दिख रहा है जो वो देखना चाहते हैं, जैसे इनके नेता को डेड इकोनॉमी दिखती है। अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट आई, वो कह रहे हैं 2038 में वी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वाह। और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड नॉन ट्रू इंडियन है, वो कहते हैं डेड इकोनॉमी है ये। तो इनको तो वो दिखेगा। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि इंडिया में से 25 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए, लेकिन इन्हें डेड इकोनॉमी दिख रही है। इन्फ्लेशन फिगर्स 8 ईयर लो पे हैं, लेकिन इन्हें महंगाई दिख रही है। और दूसरा, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जी मैं जीएसटी काउंसिल में क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है वहां पे। सही बात है। सवाल ये है, आपके पास वहां लोग क्यों नहीं है? जनता का आप में विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि आप वोट क्यों नहीं कर रही? यश भाई प्लीज सुनिए, मैंने सुना चोरी करता है तायल साहब, गलत सवाल पूछ रहे हैं आप, इसीलिए भगते फिर रहे हो, इसीलिए बिहार में पैर नहीं रख पा रहे हो। आपको इंटरप्ट किया क्या? मैंने आपको इंटरप्ट किया? सुनिए। अरे बोर हो गए तायल साहब, कुछ नया बोलिए प्लीज। मैं अपने टाइम में से समय दे दूंगा, लेकिन कुछ नया बोलिए। बोर तो आपसे है जो आप 40% पे लगे हैं। अब मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं कि आपको जनता वोट क्यों नहीं कर रही।
आपका आदमी। अरे गडकरी जी को फैक्ट्स दे दीजिए, एथेनॉल मिलाने से इंजन खराब हो रहे हैं, लोगों के कार्बोरेटर खराब हो रहे हैं भैया। क्यों कहना सुप्रीम कोर्ट? गडकरी जी को बोलिए एथेनॉल रहने दीजिए, गडकरी गडकरी सुन करके, लेकिन वो जो नॉन ट्रू इंडियन की लीडरशिप है उसको ट्रू इंडियन को बनाइए। अब सुनिए, आप थोड़ा धैर्य रखें। अगर वो नॉन ट्रू इंडियन है तो आप जो स्कैम किंग्स है, आपको दिक्कत हो रही है कि कोई नॉन ट्रू इंडियन आके सांसद बन गए। जिस वॉलमार्ट की आप बात कर रहे हैं उनके दोस्त, उस वॉलमार्ट को आपके मनमोहन सिंह नहीं, अब तो आप नॉन ट्रू इंडियन बताइए। अगर वो नॉन ट्रू इंडियन है तो वो सांसद कैसे बन गए? और बने तो बने, आपने प्रत्याशियों को तो हवा में उड़ा दिया। 4,10,000 वोट से जीते हो, काहे के नॉन ट्रू इंडियन तो आप हैं। सुनने की मणिपुर चल रहा है, आप यहाँ बैठ के भाषण सुना रहे हैं बीजेपी का। जब से चल रहा है मणिपुर, बेशर्मी की हद होती है। क्यों है? अगर लॉजिक नहीं है कम से कम सुन तो लो। आपकी आधी पार्टी लॉयल शब्द लॉजिक लिख नहीं सकती कागज पे कि संसद की तरह मैं यहाँ भी हो हल्ला करके निकल जाऊंगा। बिल्कुल करेंगे, हर जगह करेंगे। आपने चोरी करी है, हम खुलासा करेंगे। हल्ला से होगा कुछ नहीं भाई, मेरे सुनना पड़ेगा। मैंने नहीं सुना, हम नहीं सुन रहे। बहुत सुन ली जुमलेबाजी, बहुत हो गई मन की बात, काम की बात बताइए तायल साहब। हमारे नाम पर रोने से कुछ नहीं होगा। आप हमें ये बताइए कि आपने महंगाई पहले बढ़ाई था, आप में सुनने का धैर्य नहीं है, का बेनिफिट क्यों लेना चाहते हैं? आपके पास लॉजिक नहीं है, आपका तो कम क्यों नहीं की? सही सवालों का जवाब दीजिए। ये रोना बंद कीजिए। नॉन ट्रू क्या होता है? कौन है नॉन ट्रू इंडियन? कुछ नहीं मिलेगा। नॉन ट्रू इंडियन वो है जो जाके दूसरे देश में अपना मजे मारते हैं और यहाँ आके 5 साल रोना याद आता है उनको। ताल सर थोड़ा सा पीछे होके बोलिए। ताल सर आपकी आवाज बहुत सही आ रही है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा पीछे होके बोलेंगे और क्लियर आएगी। ताल सर, यश, आई विल गिव यू टाइम। आकाश सर आ रहा हूं, आरजू भाई आपके पास भी आ रहा हूं। ताल सर प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, 30 मोर सेकंड्स फॉर यू। इनका ये कहना जी हमारे पास नहीं है वहां पे नंबर, अगर जनता वोट करती तो नंबर होते। लेकिन अगर जो कम नंबर भी थे, क्या उन्होंने डाइसेंट रिकॉर्ड करवाई है वहां पे? दे हैव एग्रीड विद द होल डिसीजन। कोई डाइसेंट नहीं है इनका। यहाँ आके ड्रामा कर रहे हैं ये। वहां पे डाइसेंट क्यों नहीं दिया? डाइसेंट तो दे सकते थे। ये यहाँ की जनता के सामने एक ड्रामा रच रहे हैं। तो ताल सर मतलब ये ना कि क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को नहीं, क्रेडिट मिलेगा विपक्ष की पार्टियों को भी। जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स है सबको क्रेडिट मिलेगा जी, यही है ना? इसका जवाब दे दूं, ये जो वोट चोर की बात कर रहे हैं, शायद इन्हें ये नहीं पता पवन खेड़ा की जो वाइफ है उनके 3 वोट बने हुए हैं। तो वोट चोर ये खुद है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन इतना निठल्ला है कि 3 आपको वोट ही नहीं देता, जनता भी निकलनी है, आपको वोट नहीं देती। इलेक्शन कमिश्नर को लिखे नहीं। इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है। क्या फोकट नहीं खाने बैठा इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है, जनता में प्रॉब्लम नहीं। अब ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है सर। तायल सर अब ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है, वो नैरेटिव था पहले। अब ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है, अब तो आपने ईसीआई को ही सेट किया है। अब नया आरोप यह है आप लोगों के ऊपर, वोट चोरी की सरकार बन रही है। वाराणसी में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत ना पाते। ये सारी बातें चल रही है, सोशल मीडिया पर खूब हिट हो रही है। शुरुआत आरजू भाई आपके साथ कर रहा हूं। आरजू भाई मैं तो इस बात को मानता हूं, मैं तो घूमा हूं, पटना में घूमा हूं, अंदर तक गया हूं, घूम फिर के आया हूं, पूरा बिहार देखकर आया हूं। लोग कहते हैं, मैंने तो यह भी देखा है कि जो राबड़ी देवी जी का आवास है उसके आसपास रेडियां भी लगाते हैं लोग। मैंने ऐसा चीफ मिनिस्टर हाउस कहीं देखा ही नहीं था जिसके आसपास कोई गरीब आदमी ठेली लगा ले, अपना काम कर ले। तो सब कहते हैं कि लालू जी भी बहुत प्रेम करते हैं, आरजेडी बहुत प्रेम करती है। आपके वोटर बैंक में मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, निचले तबके के लोग होते हैं, वो आम रिक्शा वाला होता है जो पूरे दिन लोगों को छोड़ता है, 10, 20, 100, 50 रुपए कमाता है, वो आपका वोटर है। आपको लगता है जो जीएसटी 2.0 की हम बात कर रहे हैं उसका इस वर्ग को फायदा होगा? मैं सबसे पहले बताऊं, जो आपके टैक्स एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि इतने तो मिल चुके हैं, उसके बेनिफिट्स मिल चुके हैं, लाखों करोड़ों में उन्होंने बताया ये चीजें। मैं कहता हूं उस बेनिफिट का क्या जो आम आवाम के बारे में पता ही न कर पाए, जो जनता के बीच में पहुंच ही नहीं पाए। बिहार की बात भारतीय जनता पार्टी के तायल साहब कह रहे थे जी। मैं कहता हूं ये तो भारत सरकार का रिपोर्ट है ना बिहार में, कि 85 लाख से ज्यादा लोगों की जो आमदनी है, भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट है, जिसकी आमदनी 5,000 साढ़े 5,000 रुपए के करीब है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो कि भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है, वो कहती है कि बिहार में एनडीए, हम कहते हैं कि बिहार में एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से है, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आपको
जो नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से सबसे ज्यादा कहीं अगर एनेमिक महिलाएं हैं 63% से ज्यादा तो वो बिहारी हैं। अगर कहीं पूरे देश में कोई ऐसा राज्य वाहिद है जहां एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से है, वहां अगर सबसे ज्यादा हर राज्यों से ज्यादा अंडरवेट बच्चा पैदा होता है तो ये सबका कौन लेगा? ये सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हंगर इंडेक्स कहता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, हर चीजों में भारत सरकार के डेटा में पिछड़ेपन में बिहार नंबर 1 है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हम जानना चाहते हैं ना। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि बिहार ऐसा वाहिद राज्य था जहां हर स्टेट से ज्यादा बिजली दर यूनिट महंगी क्यों थी? जिसको आनंद फरमान में जो हमारा विजन था उसको एनडीए समर्थित सरकार ने 125 यूनिट फ्री करने का काम किया, जबकि हमारा अनाउंस था 200 यूनिट बिजली फ्री। तो ये सारी चीजें है ना, ये सब चीज निवेश नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में निवेश ही नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वही तो भारतीय जनता पार्टी है ना, वही जनता दल यूनाइटेड है ना। तो वो इंप्लीमेंट जमीन पे क्यों नहीं दिखता है? अगर आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आप कहते हैं कि इतना बेनिफिट हुआ देश को, तो उस देश के हिस्से में बिहार है या नहीं? मैं पूछता हूं, मेरे सवाल अभी भी जिंदा है कि बिहार में सबसे ज्यादा महंगी अभी भी सटा जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, बिहार, झारखंड का और बंगाल का, उन सब जगहों पे पेट्रोल और डीजल सस्ते मिलते हैं, 10-10 रुपए। क्यों बिहार में 10 रुपए महंगा मिलता है? गैस सिलेंडर क्यों महंगे मिलते हैं? ये सारी चीज है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इन सब हर चीजों में, हर सूचकांक में पिछड़े नंबर पे है। आप एशियन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके पहले जो कर्ज था बिहारियों का 12,000 रुपए था, अभी प्रति व्यक्ति आय 29,000 बिहारी कर्ज में है। तो ये किस तरीके का टैक्स है? ये टैक्स का पैसा डकार कौन रहा है? ये सारे सवालात है ना, ये सवाल होने भी चाहिए, लोगों के बीच भी जाने चाहिए। महंगाई इज अ बिग फैक्टर जो है ई श्रम पोर्टल पे, ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ जो है लोग रजिस्टर्ड हैं जो अदर राज्य में पलायन करते हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। अरे कल ही मुझे बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे कि वापस उल्टा हो रहा है, जो पलायन करके गए वापस आ रहे। तो भारत सरकार का डेटा झूठ बोल रहा है या भारतीय जनता पार्टी के? ठीक है आरजू सर, यू मेड योर पॉइंट। वाकई महंगाई बड़ा इशू हो सकता है। मैं सीधा, मेरे को स्क्रीन पे मयंक सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। मयंक भाई नमस्ते कर रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। आकाश जी प्लीज, सीधा सवाल यही है, महंगाई पर कितना इंपैक्ट, कब, कितना इंतजार करे आम आदमी? मेरे हिसाब से ऑलरेडी महंगाई पे कर्व लग चुका है। 2.2% का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा ऑलरेडी आ चुका है। अब 0.8% के आसपास इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। Plus, what I want to tell with full respect to my friend, that multi-dimensional poverty index clearly tells that in the past 9 years, 24.2 crore people have come out of poverty. Now they are getting the basic facilities of health, education, living standard. So this is data which suggesting that the lifestyle and the income of people of this country are improving. I just gave the numbers of GDP data. Now, with due regards and lot of respect, my friends from both the opposition parties, they haven't replied on that. Can they compare my GDP growth data with any country? I gave you data of US, which is the biggest economy. I gave you data of China, which is the second biggest economy, which is suffering from deflation. I gave you the data of Germany. I gave you the data of Japan. I also requested them that I can compare India with any of the 192 economies which they choose. Have they even named one economy which can compete with India? For the past 5 years, consistently, our economy has been performing despite of all odds. So I would say the credit goes to Prime Minister Modi and his team. Clearly, because we have seen Russia-Ukraine war, after Russia-Ukraine war, आकाश सर आप भी फैक्ट्स पर बात करते हैं, लेकिन आरजू भाई कह रहे हैं कि हंगर इंडेक्स, कांग्रेस कहती है हंगर इंडेक्स में हम पीछे क्यों है? हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर दिखता है, बांग्लादेश हमसे ऊपर दिखता है, तालिबान हमसे ऊपर दिखता है। जी मैं उसका जवाब देता हूं प्लीज। अभी देखिए, आप रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, उसके बाद 2 क्वार्टर्स तक यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग की। यूएस की सरकार कितना कर्जा ले सकती है? अभी मेरे एक दोस्त कर्जे की बात कर रहे थे, उन्हें वो डेट सीलिंग सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा अपने खर्चे पूरे करने के लिए। ठीक है। आज ग्लोबल इकोनॉमी का ये हाल है, चाइना में ये हालत है कि डिफ्लेशन चल रहा है। डिफ्लेशन यानी चीजों के दाम कम हो रहे हैं, और खुश होने की बात नहीं, दर्द की बात है, पास पैसा नहीं है खरीदने को, बाजार जाकर सामान खरीदने के लिए। तो आप आज की तारीख में जब ग्लोबल स्लो डाउन है, तो हालात तो जो है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही कंपैरेटिव एनालिसिस होता है ना। एनालिसिस कभी आइसोलेशन में नहीं होता, नहीं हो सकता। जब
जब यूएस की इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही, चाइना परफॉर्म नहीं कर रही, जर्मनी परफॉर्म नहीं कर रही, जापान परफॉर्म नहीं कर रही, तब भी हिंदुस्तान परफॉर्म कर रहा है। इस चीज का एनालिसिस तो किया जाए और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। कोरोना के बाद से पिछले 5 साल में कोई क्वार्टर मेरे दोस्त चुन ले, उस क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स मैं इनके सामने दे देता हूं, जीएसटी कलेक्शन के नंबर देता हूं। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन नंबर्स ठीक है, आंकड़े उनके पास भी रहते हैं। मेरे को वक्त आज इतनी इजाजत दे रहा है, मैं चाह रहा था थोड़ा और लंबा जाए, लेकिन वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। थैंक यू सो मच आकाश जी, आप जुड़े। आरजू भाई थैंक यू सो मच। अभी चुनावी बेरा लंबी है, यश भाई मैं आना चाह रहा था, लेकिन वक्त इतनी इजाजत दे रहा। थैंक यू सो मच। ताल सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच।